अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एमडी कैट के नेक्स्ट लेक्चर मिसलेनियस ग्रामेटिकल एरर्स में हाज़िर हूँ। मिसलेनियस ग्रामेटिकल एरर्स में हम कुछ ग्रामेटिकल एरर्स और मिस्टेक्स को पढ़ेंगे जिनको आपने एमडी कैट के टेस्ट में अवॉइड करना है और इन एरर्स से बचकर अपनी प्रिपरेशन करनी है ताकि आपकी प्रिपरेशन एररलेस या एरर फ्री हो सके। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है या सबसे पहले एरर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, विच इज़ रेपिटिशन एरर्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेंटेंस में रिपीट हो जाएं या कह लें कि डबल हो जाएं तो वो मिस्टेक कंसीडर की जाती हैं। तो उसमें सबसे पहले है डबल सब्जेक्ट। तो ये आप ये कह सकते हैं कि यूज़ ऑफ डबल सब्जेक्ट इन वन सेंटेंस इज़ अ मिस्टेक। अब डबल सब्जेक्ट हम पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो वो कौन सा सिनेरियो है जब डबल सब्जेक्ट रॉन्ग होगा? जब सेम सब्जेक्ट को आप रिपीट करेंगे। देखें, अगर तो दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, दो डिफरेंट वर्ब्स के लिए हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब सेम सब्जेक्ट को आप रिपीट करेंगे तो या आप ये इसको इस तरह समझ सकते हैं कि रेपिटेशन ऑफ सेम सब्जेक्ट इज़ रॉन्ग। जैसे एग्जांपल देखें, द बॉय हु इज़ इन रेड शर्ट दैट इज़ माई फ्रेंड। अब इसमें एक सब्जेक्ट है द बॉय, दूसरा सब्जेक्ट है हु और तीसरा सब्जेक्ट है दैट। अब जो हु है ना, ये तो सब्जेक्ट है किसका? इज़ इन रेड शर्ट का। तो ये तो एक अलहदा एडजेक्टिव क्लॉज है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद दैट इज़ माई फ्रेंड और द बॉय इज़ माई फ्रेंड। अब ये जो प्रेडिकेट है इज़ माई फ्रेंड, इसके दो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, एक है द बॉय, इसका प्रेडिकेट भी इज़ माई फ्रेंड है और दैट का प्रेडिकेट भी इज़ माई फ्रेंड है। तो ये है डबल सब्जेक्ट, क्योंकि ये दैट भी बॉय के लिए ही यूज़ हुआ और बॉय वर्ड भी सेम सब्जेक्ट है। तो इसमें हम जो सेकंड सब्जेक्ट है या जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है इसको रिमूव कर देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा द बॉय हु इज़ इन रेड शर्ट इज़ माई फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट है जी डबल वर्ब। अब देखें, वर्ब भी एक से ज़्यादा सेंटेंस में हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मिस्टेक कब होगी? जब रेपिटिशन ऑफ सेम वर्ब हो। एक ही वर्ब दो दफ़ा लिख दिया जाएगा तो उसे हम डबल वर्ब कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, दे बॉट फ्रूट्स एंड बॉट वेजिटेबल्स। ये देखें, सेम वर्ब, बाई की सेकंड फॉर्म बॉट, बाई की सेकंड फॉर्म बॉट, ये रिपीट हुई है। अगर आपने 10 चीज़ें परचेज़ की हैं तो ऐसा नहीं है कि हर एक के साथ अलहदा बॉट लिखते जाएंगे। तो इसको, ये जो हमने सेकंड नंबर पे बॉट लिखा है, इसको रिमूव करें। आप सिर्फ बोलें दे बॉट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दोबारा बार बार बॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर डिफरेंट वर्ब आएगा तो वो उसके आने में कोई इशू नहीं, सेम वर्ब रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद है क्लास डबल प्रपोजिशन। अब डबल प्रपोजिशन देखें, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रपोजिशन आ सकती हैं। मिस्टेक कब होगी? जब यूज़ ऑफ सेम प्रपोजिशन फॉर द सेम पर्पज़। ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रपोजिशन दो दफ़ा आ जाए, जैसे टू है वो दो दफ़ा भी आ सकता है, नो इशू। लेकिन यूज़ ऑफ सेम प्रपोजिशन फॉर सेम पर्पज़ इज़ रॉन्ग। सेंटेंस देखें, आई वेंट टू स्टोर विद माई फ्रेंड एंड विद माई ब्रदर। अब यहाँ पर विद प्रपोजिशन ये सेम प्रपोजिशन रिपीट हुई और इसका पर्पज़ भी यही है कि बताया जाए कि सब्जेक्ट किसके साथ स्टोर गया। तो ये दो डिफरेंट लोगों के साथ अगर स्टोर गया है तो अगर 4-5 लोग होंगे तो सब के साथ अलहदा विद लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि जो सेकंड विद है ना, ये एक्स्ट्रा है। आप सिंपल इस तरह लिखेंगे, आई वेंट टू द स्टोर विद माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर। दोबारा विद लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखेंगे तो वो मिस्टेक कंसिडर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है डबल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, वहाँ पर हमने देखा कि हम 10-10, 12-12 एडजेक्टिव भी एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो डबल एडजेक्टिव रॉन्ग कब होगा? डबल एडजेक्टिव रॉन्ग होगा क्लास जब डबल सुपरलेटिव और डबल कंपैरेटिव बनाया जाए। हमने पढ़ा था कि कंपैरेटिव की डिग्री यानी एडजेक्टिव की डिग्री बनाने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप ER EST का इजाफा करते हैं तो दूसरी तीसरी डिग्री बन जाती है, या आप उसके साथ मोर और मोस्ट लगाते हैं तो दूसरी तीसरी डिग्री बन जाती है। अगर आप किसी एडजेक्टिव की पहली डिग्री के साथ ER भी लगा दें और मोर भी लगा दें तो ये हो जाएगा डबल कंपैरेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आप एक लफ्ज़ के साथ EST भी लगा दें, मोस्ट भी लगा दें, ये हो जाएगा डबल सुपरलेटिव। ये रॉन्ग है। एक वक्त में या तो ER लगना चाहिए या मोर, या EST लगना चाहिए और मोस्ट।
फॉर एग्जांपल सेंटेंस देखें, द ब्लैक कार इज़ द मोस्ट फास्टेस्ट ऑफ ऑल कार्स। अब इसमें मोस्ट भी लगाया, फास्टेस्ट भी लगाया, तो फिर इसका देखें जब दो आपने यूज़ कर लिए हैं EST भी और मोस्ट भी, तो अब ये डबल सुपरलेटिव हो गया, इसको मिस्टेक कंसीडर करेंगे। अब इसमें ये देखना है हमने कि मोस्ट रिमूव करेंगे या EST रिमूव करेंगे, मिस्टेक कहाँ में है। तो मिस्टेक देखने के लिए एडजेक्टिव के टॉपिक में हमने फॉर्मेशन ऑफ जो डिग्रीज़ है वो पढ़ा था, आप वो लेक्चर देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखा। मैं थोड़ी सी समरी उसकी बता देता हूँ कि अगर ऐसा एडजेक्टिव है जो मोनोसिलेबल है और डाई सिलेबल है, यानी उसके एक या दो सिलेबल हैं, तो उसकी डिग्री बनाने के लिए आप ER-EST लगाते हैं। और अगर कोई पॉलीसिलेबल है यानी मोर देन 3 सिलेबल वाला एडजेक्टिव है तो उसके साथ आप मोर और मोस्ट लगाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल पॉलीसिलेबल है तो हम कहते हैं मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव है फास्ट विच इज़ मोनोसिलेबल, तो मोनोसिलेबल के साथ आप मोस्ट नहीं लिखेंगे, आप कहेंगे द फास्टेस्ट ऑफ ऑल कार्स, तो मिस्टेक इसमें है मोस्ट में। उसके बाद है क्लास डबल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की दो किस्में होती हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शुरू में हो, जैसे डू यू प्ले क्रिकेट। डबल इंट्रोगेटिव उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें WH वर्ड भी शुरू में हो, जैसे वाई डू यू प्ले क्रिकेट। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस में हो या सिंपल सेंटेंस में हो तो मिस्टेक नहीं है, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ये अगर कम्प्लेक्स या इनडायरेक्ट नरेशन में हो तो ये रॉन्ग है। तो हमने ऐसा सेंटेंस जो इनडायरेक्ट नरेशन है यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया हुआ है या कम्प्लेक्स है तो उसमें डबल इंट्रोगेटिव यूज़ नहीं करना, यानी उसमें जब WH वाला वर्ड आए तो उसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब ना आए बल्कि सब्जेक्ट आए, और एंड पर क्वेश्चन मार्क की बजाय आपने फुल स्टॉप लगाना है। एग्जाम्पल देखें, दे आस्क व्हाट वर यू डूइंग। अब दे आस्क्ड व्हाट वर यू डूइंग कम्प्लेक्स सेंटेंस भी है, इनडायरेक्ट नरेशन भी है। इसमें व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है विच इज़ मिस्टेक, जो इस ये हेल्पिंग वर्ब इसे इंट्रोगेटिव बना देगा। इसकी करेक्शन होगी दे आस्क व्हाट यू वर डूइंग देन। ठीक है, एक तो व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं सब्जेक्ट लगा दिया, दूसरा एंड पर क्वेश्चन मार्क नहीं फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये आपने ख्याल करना है कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं ये अगर सेंटेंस के दरमियान में आए तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए बल्कि सब्जेक्ट आना चाहिए, और एंड पर फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर ये शुरू में आएंगे तो फिर इनके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, अगर ये दरमियान में आएंगे तो इनके बाद सब्जेक्ट लगेगा और एंड पर फुल स्टॉप लगेगा। नेक्स्ट है जी डबल रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु, विच, दैट, ये प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने ये रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाए थे आपको कि ये अपने से पिछले वर्ड के लिए, राइट बिफोर वर्ड के लिए यूज़ होते हैं, हु, विच और दैट। अगर ये भी एक ही नाउन के लिए दो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर लेंगे तो मिस्टेक होगी, जैसे द साइकिलिस्ट दैट हु वॉन द रेस ट्रेन्ड हार्ड। अब यहाँ पर साइकिलिस्ट एक नाउन है, इसके लिए दो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर लिए गए हैं, दैट और हु। अब इसके यूजेज को इस तरह समझना है कि अगर आप किसी पर्सन के लिए लगा रहे हैं तो हु यूज़ करते हैं, थिंग के लिए लगा रहे हैं तो विच यूज़ करते हैं, एनिमल्स के लिए हु भी यूज़ हो जाता है, विच भी यूज़ हो जाता है, और दैट सब के लिए यूज़ हो सकता है बट इनफॉर्मल है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी दैट नहीं होना चाहिए। अब साइकिलिस्ट जो है ये पर्सन है तो इसके लिए दैट और हु में जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है हु है, इसलिए दैट को मिस्टेक कंसीडर करेंगे और हु जो है ये ठीक है। उसके बाद क्लास डबल कंजक्शन। अगर देखें दो क्लॉजेज़ के दरमियान एक कंजक्शन आती है जो उनको ज्वाइन करती है, जो उनको जोड़ती है, लेकिन अगर दो क्लॉजेज़ के दरमियान कंजक्शन दो हो जाएंगी तो इसे डबल कंजक्शन कहेंगे। हाँ, अगर क्लॉजेज़ बढ़ती जाएंगी फिर कंजक्शन भी बढ़ सकती हैं। दो क्लॉजेज़ के बिटवीन एक कंजक्शन होनी चाहिए। जैसे सेंटेंस देखें, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड बट ही वेंट टू द जिम। दो क्लॉजेज़, कंजक्शन भी दो, ऑल्दो और बट। इसमें किसी एक को रिमूव कर देंगे, चाहे ऑल्दो को रिमूव कर दें चाहे बट को रिमूव कर दें, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। दोनों इकट्ठे यूज़ करेंगे तो मिस्टेक है। उसके बाद क्लास डबल नेगेटिव। डबल नेगेटिव जो है ये माइक्रो लेवल पे भी हो सकता है, यानी कोई एक लफ्ज़ भी डबल नेगेटिव हो सकता है। जैसे ये लफ्ज़ है रिगार्डलेस। अब इसके साथ ये जो लेस वर्ड लगा हुआ है, प्रीफिक्स सफिक्स लगा हुआ है, ये भी नेगेटिव है। जो इर लगा हुआ है प्रीफिक्स, ये भी नेगेटिव है।
तो 2 नेगेटिव हो गए, तो ये मिस्टेक है। इसकी करेक्शन क्या है कि एक नेगेटिव हट जाना चाहिए, इर हटा देंगे तो लफ्ज़ रह जाएगा रिगार्डलेस। तो ऐसा हर लफ्ज़ रॉन्ग होगा जिसके साथ प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों नेगेटिव हों। एक नेगेटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। उसके बाद क्लास डबल नेगेटिव को हम पढ़ेंगे मैक्रो लेवल पे, यानी कोई सेंटेंस डबल नेगेटिव कैसे हो सकता है। इसके लिए 2 लिस्टें आपने देखनी है, लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2। लिस्ट नंबर 1 में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, नथिंग, लेस्ट, फॉरबिड, अनलेस, अनटिल, नन और नीदर। ये लिस्ट नंबर 1 के नेगेटिव वर्ड्स हैं। लिस्ट नंबर 2 में 2-3 वर्ड्स हैं नेगेटिव, नो, नॉट और नेवर। अब रूल ये है कि जब लिस्ट 1 का लफ्ज़ सेंटेंस में मौजूद हो, यानी लिस्ट 1 में जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, नथिंग, लेस्ट, फॉरबिड, अनलेस, अनटिल, नन और नीदर, इनमें से कोई भी लफ्ज़ सेंटेंस में आ जाएगा तो लिस्ट 2 का लफ्ज़ नो, नॉट, नेवर यूज़ नहीं करना। और दोनों इकट्ठे यूज़ हुए हों तो मिस्टेक किस में है, लिस्ट 2 वाले लफ्ज़ में। लिस्ट 1 वाले लफ्ज़ को आप चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर फॉरबेड द पेशेंट नॉट टू स्मोक। फॉरबेड, फॉरबिड की सेकंड फॉर्म है, तो एक नेगेटिव वर्ड हो गया फॉरबेड जो लिस्ट 1 का है, साथ नॉट भी लग गया है, तो ये होगा डबल नेगेटिव। देखें सेंटेंस का मतलब ये बन रहा है कि डॉक्टर ने पेशेंट को सिगरेट ना पीने से मना किया। सिगरेट पीने से मना नहीं किया बल्कि ना पीने से मना किया, तो ये डबल नेगेटिव की वजह से मीनिंग ख़राब हो गया। इसलिए अब हम क्या करेंगे कि लिस्ट 1 वाला लफ्ज़ रहने देंगे, लिस्ट 2 वाला लफ्ज़ नॉट रिमूव कर देंगे। उसके बाद है क्लास डबल पास्ट परफेक्ट। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस में कभी भी दोनों क्लॉजेज पास्ट परफेक्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड अराइव्ड, ये दोनों क्लॉजेज पास्ट परफेक्ट हैं, सेंटेंस रॉन्ग है। अब इसमें आपने करेक्शन किस में करनी है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में, यानी डिपेंडेंट क्लॉज में। डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है, जिसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगी हो, जैसे इसमें है बिफोर द डॉक्टर हैड अराइव्ड, ये डिपेंडेंट है। इसमें क्या करेंगे, आप हैड अराइव्ड को चेंज करके सेकंड फॉर्म में बदल देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अब ये डबल पास्ट परफेक्ट से सिंगल पास्ट परफेक्ट हो गया। उसके बाद डबल फ्यूचर परफेक्ट, ये भी कम्प्लेक्स सेंटेंस में डबल फ्यूचर भी रॉन्ग है। जैसे जिम विल हैव सोल्ड हिज वॉच व्हेन डेला विल हैव बॉट इट, दोनों फ्यूचर परफेक्ट हैं, रॉन्ग है। इसमें भी करेक्शन किस में करेंगे, व्हेन वाली क्लॉज में करेक्शन करके आप क्या करेंगे, लिख देंगे व्हेन डेला बाइज इट। फ्यूचर परफेक्ट हो तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल हो तो मतलब फ्यूचर सिंपल हो तो प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद है क्लास डबल फ्यूचर। डबल फ्यूचर यानी शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये रॉन्ग होंगे कब, कम्प्लेक्स सेंटेंस में या कंडीशनल सेंटेंस में। जैसे लिखा हुआ है इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास, कंडीशनल टाइप 1 का स्ट्रक्चर है। इसमें भी आप इफ़ वाली क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज में करेक्शन करेंगे, विल वर्क को चेंज कर देंगे वर्क के साथ, तो सेंटेंस बन जाएगा इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। सेम डबल वुड भी रॉन्ग है कंडीशनल सेंटेंस में, यानी इफ़ यू वुड वर्क हार्ड यू वुड पास, ये सेकंड कंडीशनल की मिस्टेक है। इसमें भी आप इफ़ क्लॉज की करेक्शन करके वहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा देंगे, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। उसके बाद रेपिटेशन मिस्टेक यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है क्लास रेपिटेशन ऑफ सेम आइडिया, कि जब एक लफ्ज़ एक मीनिंग दे चुका है तो वही मीनिंग देने के लिए आप दोबारा कोई नया लफ्ज़ यूज़ कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव रिटर्न्ड बैक, अब इसमें देखें रिटर्न का ऑलरेडी मतलब वापस आना है, तो बैक लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आप इस तरह लिखते आई हैव रिटर्न्ड, दो मतलब क्या बना था, वापस आना। तो यहाँ पर ये जो बैक है ये रेपिटेशन ऑफ सेम आइडिया की वजह से रिडंडेंट वर्ड है, तो रिडंडेंट को हमेशा रिमूव करेंगे। जैसे पास्ट हिस्ट्री है, हिस्ट्री हमेशा पास्ट होती है इसलिए पास्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ATM मशीन है, ATM के अंदर जो M है ये स्टैंड्स फॉर मशीन ही है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो दोबारा से मशीन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह फ्री गिफ्ट, गिफ्ट फ्री होता है, फ्री लिखने की ज़रूरत नहीं है। 9 AM इन द मॉर्निंग, अब देखें AM भी मॉर्निंग में है तो फिर इन द मॉर्निंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, या तो 9 इन द मॉर्निंग लिख लें या 9 AM लिख लें। तो हर वो लफ्ज़ जो सेम मीनिंग दे रहा है उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो रिडंडेंट वर्ड कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है क्लास वर्डीनेस। वर्डीनेस से मुराद ये है कि जब कोई एक बात आप सिंपल 1 या 2 लफ्ज़ों में कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो उसे हम
वर्डीनेस कहते हैं। जैसे अगर आपने कहा लार्ज इन साइज़ तो इसकी जगह पर सिर्फ लार्ज कहा जा सकता है। रेड इन कलर सिर्फ रेड कहा जा सकता है। जैसे आप कहें फॉर द रीज़न ऑफ, इसकी बजाय सिर्फ बिकॉज लिख दें। दैट इज़ वाई की बजाय सिर्फ सो लिख दें। तो जो बात कम लफ्ज़ों में की जा सकती है वो प्रेफरेबल है। ज़्यादा और बिला वजह वर्ड्स यूज़ करना वर्डीनेस कहलाता है, या इसको वर्बोसिटी भी कहते हैं। ये एकेडमिक राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग में मिस्टेक कंसीडर की जाती है। लिटरेचर में ये मिस्टेक नहीं है, लेकिन लिंग्विस्टिक में या एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग में इसको मिस्टेक तस्वर किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो है रन ऑन सेंटेंस। रन ऑन सेंटेंस से मुराद ये है क्लास के दो क्लॉजेज हों, दोनों इंडिपेंडेंट हों। जैसे इट वॉज अ सनी डे, द विंड वॉज कोल्ड। इसको बगैर कंजक्शन के लिख दिया जाए तो इसे कहा जाएगा रन ऑन सेंटेंस। और अगर आप इसके दरमियान कंजक्शन बट लगा देंगे तो ये सेंटेंस ठीक है। यानी बगैर कंजक्शन के दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इकट्ठी लिखी हों तो इसे कहा जाएगा रन ऑन सेंटेंस, विच इज़ मिस्टेक। उसके बाद कॉमा सप्लाइज है। जैसे नॉर्मा ट्राई टू कन्विंस हर हस्बैंड, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज। ही रिफ्यूज़ द ऑफर, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान कॉमा लगाएंगे तो ये भी मिस्टेक है, इसे कॉमा सप्लाइज कहते हैं। इन दोनों एरर्स को यानी रन ऑन सेंटेंस और कॉमा सप्लाइज की करेक्शन हम इस तरह करते हैं कि इन दोनों के दरमियान या तो फुल स्टॉप लगा दें तो दोनों अलग-अलग सेंटेंस बन जाएंगे, या फैन बॉयज़ यानी फॉर एंड नॉर बट और येट सो लगा दें मीनिंग के हिसाब से, या सेमी कॉलन लगा दें। या अगर पहली क्लॉज दूसरी क्लॉज यानी दूसरी क्लॉज पहली क्लॉज को एक्सप्लेन कर रही है तो कॉलन भी लगा सकते हैं, या फिर सेमी कॉलन और लिंकिंग एडवर्ब प्लस कॉमा भी लगा सकते हैं। जैसे हाउ एवर, देयर फॉर, नेवर द लेस, नन द लेस, एनी हाउ, ये लिंकिंग एडवर्ब हैं। इनसे पहले सेमी कॉलन और बाद में कॉमा लगाएंगे तो ये भी कंजक्शन बन सकते हैं, या फिर कोई सबऑर्डिनेटर यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बट लगा के करेक्शन की है, और कॉमा सप्लाइज वाले एग्जांपल में हमने लिंकिंग एडवर्ब हाउ एवर और साथ सेमी कॉलन और बाद में कॉमा लगाकर इन सेंटेंसेस की करेक्शन की है। उसके बाद एक क्लास फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट को समझने के लिए सबसे पहले सेंटेंस को समझना पड़ेगा। सेंटेंस कहते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड को जिसमें सब्जेक्ट भी हो, जिसमें वर्ब भी हो और जिसका कंप्लीट मीनिंग हो। यानी तीन चीज़ें ज़रूरी हैं ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस बनाने के लिए, सब्जेक्ट, वर्ब और कंप्लीट मीनिंग। इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिस कर देंगे तो वो सेंटेंस नहीं रहेगा बल्कि वो फ्रैगमेंट बन जाएगा। जैसे बिकॉज ही इज़ इल, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो है लेकिन मीनिंग कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये फ्रैगमेंट है। सिटिंग इन द रूम भी पूरा सेंटेंस नहीं है, फ्रैगमेंट है। टू टेल द ट्रूथ भी पूरा सेंटेंस नहीं है, फ्रैगमेंट है। पहले वाली जो फ्रैगमेंट है क्योंकि वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिकॉज से शुरू हो रही है इसलिए सबऑर्डिनेटिंग फ्रैगमेंट कहलाती है। दूसरे वाली फ्रैगमेंट चूँकि आईएनजी वाले लफ्ज़ पार्टिसिपल से शुरू हो रही है इसलिए पार्टिसिपल फ्रैगमेंट कहलाती है। और तीसरे वाली फ्रैगमेंट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव से शुरू हो रही है इसलिए इन्फिनेटिव फ्रैगमेंट कहलाती है। तो ऐसी कोई चीज़ आए तो इसे आप मिस्टेक कंसीडर करेंगे, इसे सेंटेंस नहीं समझेंगे। सेंटेंस बनाने के लिए इसमें जिस चीज़ की कमी होगी, सब्जेक्ट की, वर्ब की या कंप्लीट मीनिंग की, वो कमी को पूरा किया जाएगा, वो चीज़ ऐड की जाएगी तो दोबारा सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, मॉडिफायर एरर्स। मॉडिफायर हम पढ़ चुके हैं, एडवर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफायर कहते हैं। यहाँ पर हम उनके एरर्स पढ़ेंगे। सबसे पहला एरर है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। देखें जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, मिसप्लेस्ड का मतलब है कि ऐसा मॉडिफायर यानी ऐसा एडवर्ब या एडजेक्टिव जिसको गलत जगह पे प्लेस किया हो, यानी जिस जगह पे उसे यूज़ करना चाहिए था वहाँ पे यूज़ नहीं किया। एग्जाम्पल देखें, अ टॉर्न स्टूडेंट्स बुक वाज ऑन द टेबल। अब कहना हम ये चाह रहे हैं कि एक स्टूडेंट की फटी हुई किताब मेज़ पर पड़ी है, लेकिन ये टॉर्न एडजेक्टिव किसका था? बुक का। यूज़ कहाँ पर कर लिया हमने? स्टूडेंट के साथ। प्लेस इसकी थी बुक के साथ, यूज़ किया हमने स्टूडेंट के साथ, तो इसको हमने गलत जगह पे प्लेस किया है। इट इज़ कॉल्ड मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। तो इसकी करेक्शन ऐसे होगी, अ स्टूडेंट्स टॉर्न बुक वॉज ऑन द टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, द सूप वॉज सर्व टू द गेस्ट इन लार्ज कप्स। अब इन लार्ज कप्स मॉडिफायर है। मॉडिफायर अब इन लार्ज कप्स क्या है? गेस्ट्स या सूप? ज़ाहिर है सूप है, तो इसको अपनी जगह पर यानी सूप के साथ प्लेस करेंगे। द सूप इन लार्ज कप्स वॉज सर्व टू द गेस्ट।
नेक्स्ट मॉडिफायर का एरर है, इसे कहा जाता है डैंगलिंग मॉडिफायर। डैंगलिंग मॉडिफायर का जो है ना वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले पार्टिसिपल फ्रेज़ आती है। अब पार्टिसिपल फ्रेज़ क्या होगी, या तो आईएनजी से शुरू होगी या थर्ड फॉर्म से। हर वो फ्रेज़ जो आईएनजी वाले वर्ड से या थर्ड फॉर्म से शुरू हो और मॉडिफायर का काम करे उसे पार्टिसिपल फ्रेज़ कहते हैं। उसके बाद लगाते हैं क्लॉज। अब रूल ये है कि ये पार्टिसिपल फ्रेज़ जिसको मॉडिफाई कर रही है, उस जिस लफ्ज़ को मॉडिफाई कर रही है, कॉमा के बाद क्लॉज में सबसे पहले वो लफ्ज़ लिखा होना चाहिए। अगर वहाँ पर कोई और लफ्ज़ लिखा होगा तो इसका मतलब है ये डैंगलिंग मॉडिफायर का एरर है। सपोज़ एग्जांपल देखें, वॉकिंग टू द मूवीज़ द क्लाउड ड्रेंच्ड हिम। अब वॉकिंग टू द मूवीज़ पार्टिसिपल फ्रेज़ है, द क्लाउड्स ड्रेंच्ड हिम क्लॉज है। अब मूवी देखने कौन जा रहा है, क्लाउड्स या हिम? ज़ाहिर है क्लाउड्स तो मूवी देखने नहीं जा रहे, हिम मूवी देखने जा रहा है। तो ये लिखा कहाँ पर हुआ, सेंटेंस के एंड पे। इसको लिखा कहाँ होना चाहिए था, कॉमा के साथ, पार्टिसिपल फ्रेज़ के साथ। तो ये मिस्टेक है। इसी तरह अगली एग्जांपल देखें, रनिंग डाउन द स्ट्रीट अ ट्री वाज हिट बाय द कार। अब रनिंग डाउन द स्ट्रीट, सड़क पर कौन भागा जा रहा था, अ ट्री या कार? ज़ाहिर है कार भागी जा रही थी, तो कार को पहले लिखा होना चाहिए था कॉमा के साथ। ये भी मिस्टेक है। इसकी करेक्शन कैसे करेंगे? करेक्शन के दो तरीके हैं, या तो फ्रेज़ जो इसमें दी हुई है आईएनजी वाली, इनको क्लॉज बना लें। क्लॉज बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, वही जो हमने फ्रैगमेंट में पढ़ा कि इसके साथ आप कोई हेल्पिंग वर्ब लगा दें, वॉकिंग के साथ वाज वर्ब, साथ सब्जेक्ट लगा दें और साथ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा के इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस बना दें। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि जो आगे क्लॉज है, अगर वो एक्टिवाइज है तो उसे पैसिवाइज कर लें, पैसिवाइज है तो उसे एक्टिवाइज कर लें। जैसे पहली क्लॉज में अगर हम द क्लाउड्स ड्रेंच्ड हिम को पैसिवाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही वॉज ड्रेंच्ड बाय द क्लाउड्स। अब ही वॉज ड्रेंच्ड बाय द क्लाउड्स में ही शुरू में आ गया, तो वॉकिंग टू द मूवीज़ के बाद कॉमा के बाद पहला लफ्ज़ क्या हो गया, ही। करेक्शन होगी। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास ऐसा ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है जिसमें या तो दोनों क्लॉजेज हों। अगर पहली फ्रेज़ है तो कॉमा के बाद वो लफ्ज़ होना चाहिए, वो फ्रेज़ जिसको मॉडिफाई कर रही है, नहीं तो मिस्टेक है। उसके बाद नेक्स्ट मॉडिफायर का एरर है स्क्विंटिंग मॉडिफायर। स्क्विंटिंग मॉडिफायर को टू वे मॉडिफायर भी कहते हैं कि ये दो क्लॉज के दरमियान में यूज़ होता है और कन्फ्यूजिंग होता है कि ये किसके लिए यूज़ हुआ है, पहली क्लॉज के लिए या दूसरी के लिए। जैसे एग्जांपल है, शी टोल्ड मी येस्टरडे शी सॉ अ प्रिंस। अब येस्टरडे दरमियान में लग गया, कोई पंक्चुएशन नहीं लगी हुई, तो हमें आइडिया नहीं हो रहा कि शी टोल्ड मी येस्टरडे या येस्टरडे शी सॉ अ प्रिंस। तो इसके लिए इसकी करेक्शन के लिए यहाँ पर कहीं पर कॉमा लगाएंगे या येस्टरडे की प्लेस चेंज करेंगे ताकि सेंटेंस पढ़ के हमें क्लैरिटी हो जाए कि ये मॉडिफायर किसको मॉडिफाई कर रहा है, अदरवाइज़ ये सेंटेंस रॉन्ग है। उसके बाद क्लास एक बहुत अहम टॉपिक है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म को ऐसे ही आप समझ सकते हैं जैसे आप केमिस्ट्री में किसी इक्वेशन को एरो के दोनों साइड पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को बैलेंस करते हैं। तो पैरेललिज्म इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके दोनों साइडों पर चीज़ों को बैलेंस करना होता है। किन चीज़ों का बैलेंस करना होता है? जैसे कि अगर आप ये इसको इस तरह देख सकते हैं कि सेंटेंस एलिमेंट्स दैट आर सेम इन फंक्शन शुड बी सेम इन कंस्ट्रक्शन, कि ऐसे सेंटेंस एलिमेंट्स जिनका दोनों का काम एक है उनका स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए। अब काम एक होने से मुराद ये है कि दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम हो, या तो दोनों नाउन हो या दोनों प्रोनाउन हैं या दोनों एडजेक्टिव हैं या दोनों एडवर्ब हैं। अगर दोनों का सेम फंक्शन है, फंक्शन भी सेम होना चाहिए दोनों साइड पे और उनका स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए। सबसे पहले आपने ये देखना कि ये जो एंड, बट और ये जो फैन बॉयज़ वाली कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है ना, इसके साइडों पर आपने बैलेंस करना है। अब बैलेंस आप फ्रेज़ को भी कर सकते हैं, बैलेंस आप क्लॉज को भी कर सकते हैं और बैलेंस आप किसी वर्ड को भी कर सकते हैं। देखें, शी वॉज वॉकिंग क्विकली एंड इन अ हरीड वे। अब एंड से पहले भी एडवर्ब है क्विकली और एंड के बाद भी इन अ हरीड वे फ्रेज़ भी एडवर्ब है। तो पहले एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, बाद में फ्रेज़ लिखी हुई है जो कि पैरेललिज्म नहीं है। तो पैरेललिज्म के लिए दोनों तरफ वर्ड कर लें या दोनों तरफ फ्रेजेस कर लें। तो करेक्शन क्या होगी, शी वॉज वॉकिंग क्विकली एंड हरीडली। अब एंड के दोनों साइडों पर एडवर्ब भी हैं यानी सेम इन फंक्शन और स्ट्रक्चर भी ly वाला है, तो सेम इन स्ट्रक्चर भी हो गए। उसके बाद आप पैरेललिज्म कब करेंगे, जब आप लिस्ट बना रहे हैं। जैसे नॉर्मा पिक्ड इट अप, अनलॉक द डोर एंड गोज़ या वेंट इनसाइड। देखें,
पहले भी सेकंड फॉर्म, अगेन सेकंड फॉर्म, तो फिर उसके बाद भी सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। अगर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो पैरेललिज्म सही नहीं रहेगा, क्योंकि सेम इन फंक्शन है, मेरे सारे वर्ब हैं, तो स्ट्रक्चर भी उनका सेम होना चाहिए, यानी सेकंड फॉर्म वाला। अब पैरेललिज्म अगर आपको समझ आ जाएगा ना, तो बहुत सारे रूल्स अगर आपको भूल भी जाएंगे तो पैरेललिज्म के ज़रिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये नॉर्मा वाला जो एग्जांपल है, ये असल रूल इसमें अप्लाई होता था, पास्ट मस्ट बी फॉलोड बाय पास्ट, कि अगर पहले सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, तो आगे भी पास्ट ही लेके चलेंगे, सेंटेंस को प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो अगर वो रूल ना भी जहन में हुआ तो पैरेललिज्म के ज़रिए भी देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। उसके बाद क्लास दैन के दोनों साइडों पर भी पैरेललिज्म करना है। जैसे द स्टूडेंट शुड प्रेफर टू स्टडी दैन प्ले, टू प्ले प्लेइंग। अब दैन से पहले क्या है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो दैन के बाद भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होने चाहिए। दोनों तरफ इन्फिनेटिव लगाएंगे तो पैरेललिज्म हो जाएगा। उसके बाद लिंकिंग वर्ब के बाद भी, यानी लिंकिंग वर्ब के दोनों साइडों पर भी अगर सेम फंक्शन वाले वर्ड आ जाते हैं तो आप उनका स्ट्रक्चर भी सही करेंगे। जैसे सीइंग नाउन है जेरेंड, गेटिंग भी नाउन है जेरेंड, तो दोनों तरफ आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो ये पैरेललिज्म हो जाएगा, टू गेट नहीं लगाएंगे। फिर है कोरिलेटिव कंजक्शन, यानी जो पेयर वाली कंजक्शंस होती हैं, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, इसके दूसरे लफ्ज़ के दोनों साइडों पर भी पैरेललिज्म होना चाहिए। जैसे ही वॉज नीदर टायर्ड नॉर बोर्ड या बोरिंग। अब नॉर के दोनों साइडों पर पैरेललिज्म करना है, पहले थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव है तो बाद में भी थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव लगा के लिखेंगे बोर्ड। ही वॉज नीदर टायर्ड नॉर बोर्ड। अगर पहले आईएनजी फॉर्म होती, फॉर एग्जांपल दिस बुक इज़ या दिस एक्टिविटी इज़ नीदर टायरिंग नॉर बोरिंग, तो दोनों साइड पर सेम आप स्ट्रक्चर रखेंगे। लें जी, क्लास ये था हमारा टॉपिक मिसलेनियस ग्रामेटिकल एरर्स का। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा।